Hey, hi guys, this is me Anand Jha and you are watching the parallel combination of resistance for class 10 Cbse and Icse board. Let's start the topic. तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस को लगाते कैसे है ना, तो हमें उसे सर्किट डायग्राम से समझना होगा। तो फर्स्ट थिंग इज लेट्स मेक और ड्रॉ द parallel combination of resistance. So कुछ इस तरीके से आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे गाइस, है ना। लगाने के और भी तरीके हैं बट पैरेलल में आपको हमेशा कुछ इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे एक स्विच बना सकते हो आप, है ना, जैसा कि अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं। तो दिस इज R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस एंड दिस इज R3 रेजिस्टेंस एंड I करंट इज पासेस थ्रू द सर्किट। बट इन दिस केस आपको क्या याद रखना है, PV। जैसा कि हमने सीरीज में क्या याद रखा था, SI, उसी तरीके से पैरेलल के केस में हमें क्या याद रखना है, PV। P is for parallel and V is for voltage or a potential difference. So in this case potential difference is same or voltage is same for every resistor. Why? Because मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है। अब A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी सप्लाई कर रहा है V, वही होगा। अब देखिए R1 के लिए भी दो पॉइंट है A और B, R2 के लिए भी यही दो पॉइंट है A और B और R3 के लिए भी यही दो पॉइंट है A और B। तो इसका मतलब R1, R2 और R3 इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसका मतलब R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, R2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा और R3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होने वाला है। बट इन दिस केस करंट इज नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज हमने देखा था कि सीरीज में करंट को पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा था। दैट्स व्हाई करंट जो था वहां पे सेम था। बट इन दिस केस करंट को पास होने के लिए टोटल तीन रास्ते मिले, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो दिस मीन कि करंट जो I था वो डिवाइड हो चुका है R1, R2 और R3 के लिए। बट कितना डिवाइड हुआ, किस अमाउंट में हुआ, ये हमें नहीं पता। तो इस वजह से हम मान लेंगे कि R1 के लिए जो करंट डिवाइड हुआ है वो I1 गया है, नॉट I2, I1। फॉर R2 करंट जो है वो I2 गया है एंड फॉर R3 करंट जो है वो I3 गया है ना, ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम कुछ भी मान सकते हैं बट सर्किट डायग्राम में जब हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज आसान तरीके से समझ में आए। तो हमने इस वजह से माना कि R1 के लिए करंट I1 हो गया, R2 के लिए करंट I2 हो गया एंड R3 के लिए करंट I3 हो गया। बट फॉर एवरी रेजिस्टेंस द वोल्टेज शुड बी सेम। बट अभी आपको क्या करना है, अप्लाई द ओम्स लॉ। इफ वी अप्लाई द ओम्स लॉ, V is equals to IR and if we calculate current from this law, V by R. So I is equals to V by R. Now what is R? R is equivalent resistance, means total resistance in the circuit. If we connect too many resistance in the circuit in parallel combination, there would be some total resistance in the circuit. What will be the total resistance? Let's calculate it. So I is equals to V by R. Total current in the circuit I is equals to I1 plus I2 plus I3, because if I current is passes, it is split it into I1, I2 and I3. Therefore I is equals to I1 plus I2 plus I3। क्योंकि I करंट सप्लाई हो रहा था और I जो है वो तीन पार्ट्स में टूट चुका है, I1, I2 एंड I3। तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। नाउ I इज इक्वल्स टू V by R, सो वी अप्लाई V by R। नाउ I1, फॉर I1 it will be V by R1, for I2 it will be V by R2 and for I3 V by R3। अगर हम
V कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3. V get cancelled. So the equivalent resistance is what? 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. This is the equivalent resistance in this case of parallel. मान लीजिए कि 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो गए तो आप क्या करोगे? तो सिमिलरली 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4. So if we taking about n number of resistor, so the formula become 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and up to 1/Rn, यानी n number of resistors की जब हम बात करें. अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स है ना, कि हम कैसे पैरेलल के केस में चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो ये तो आप समझ गए हो. इसे हम रफ करते हैं. In Delhi there is impossible. So ये तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब मान लीजिए कि आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके देता हूं जिसे आप आसानी से निकाल सकते हो. मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2. सो 1/R इज इक्वल्स टू, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? R1 R2 और ऊपर क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1, है ना. अगर आप इसे रेसिप्रोकल से हटाओगे, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल से हटाना ही होगा, सो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां भी ऊपर नीचे हो जाएगा. R1 R2 जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में और जो न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा R1 R2. सो देखो कितना सिंपल है. एग्जाम्स में मेनली 2 या 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए आपको मिलेंगे, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के सवाल सॉल्व कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है. तो R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. मान लो कि आपको दिया हो कि R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 तो 10 ओम, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना? 7 ओम. अब इनको डिवाइड करके आप लिख दो तो वो आपका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. डायरेक्ट फॉर्मूले से कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, बट आपको ये फॉर्मूला मेंशन करना होगा. सो अगर 3 दिए हो तो क्या करेंगे? तो 3 के केस में बता रहा हूं मैं आपको. 3 के केस में बस थोड़ा सा लेंथ है, बट याद रह जाता है, भूलते नहीं हैं हम. सो अगर 3 पैरेलल में दिए हो तो आप बोल सकते हो कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3. जब आपको 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? देखो इसे 1/R रहने दो, ये क्या हो जाएगा आपका? R1 R2 एंड R3. एंड देखो R1 के नीचे R1 है, क्या बच गया? R2 R3, तो लिख दो R2 R3. अच्छा R2 R2 मिल गया, क्या बच गया? R1 R3, तो ऊपर लिख जाएगा R1 R3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन. R3 R3 मिल गया, क्या बच गया? R1 R2. अच्छा हटा दो फॉर्मूले रेसिप्रोकल से, तो R1 R2 R3 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. ये देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है कि सभी को पहले मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दो, फिर पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करो प्लस में, दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करो प्लस में, तीसरे और पहले को मल्टीप्लाई करो. देखने में लग रहा है थोड़ा सा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसे कर लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा, लेकिन इससे अप्लाई करोगे बहुत कम. देखो मैं करके बताता हूं, ऐसे मानोगे नहीं ना आप लोग, आपको सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए होता है. एंड R3 इज 3 मान लो. अब मुझे ना इन पैरेलल में लगे हुए हैं और इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है. तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला. पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 ओम, ठीक है. समझाने के लिए मैंने छोटी वैल्यू ली है, याद रख लेना. उसके बाद अब हमें क्या करना है? पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10 प्लस में दूसरे तीसरे को करना है 5 3 जा 15 प्लस तीसरे और पहले को करना है 6. तो R इज इक्वल्स टू हो गया 30 अपॉन में 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25. 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 31 समथिंग, इतना ही आएगा ना. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 30/31 ओम. और यहां पर आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आएगी.
है ना, बहुत ही कम आएगी इन वैल्यूज से। तो जब भी हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने को कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस ओवरऑल सर्किट के अंदर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और कम रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमें ज्यादा करंट सप्लाई करना होता है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही कम मिलता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि उस सीरीज के, उस सर्किट के अंदर जो ओवरऑल करंट है वो हमें कुछ ज्यादा पासेस करने होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ